अगर तुम नीट 2026 बायोलॉजी दिवाली से पहले खत्म कर लेते हो तो तुम 90% कंपटीशन से आगे चले जाओगे। और ये एक रियलिस्टिक प्लान है जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। सबसे पहला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। जो लोग को पता है मैं काफ़ी बेड रिडन था, हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे थोड़ा किडनी इशू हो गया था और उसके कारण एक्यूट रीनल फेलियर हो गया था। तो अब मैं रिकवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रिकवर कर गया हूँ, बट थोड़ा ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत वीकनेस हो गया। बट ठीक है, परसों से मेरी सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएंगी नॉर्मल तरीके से। और दो खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी नंबर 1, जो एनसीईआरटी एम्पलीफायर पिछले 1 महीने से अटक गया था वो फिर से शुरू हो जाएगा 22 अगस्त से। वीडियो उसकी यूट्यूब पे भी आएंगी, और जो साइटॉन ऐप है जहां पे एनसीईआरटी एम्पलीफायर फ्री कर दिया गया आपके लिए, वहां पे भी आप देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो टेस्ट सीरीज 15 अगस्त को हम रिलीज करने वाले थे वो भी फ्राइडे को रिलीज हो जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल और एनसीईआरटी एम्पलीफायर का शेड्यूल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anmani001 पे मिल जाएगा। तो अगर इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं है आप तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, क्या एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, और अगर एनसीईआरटी के बाहर जाना है तो किस हद तक जाना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कैसे हम अपना एक चेकलिस्ट बनाए जिसकी मदद से हम एनसीईआरटी बायोलॉजी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दिवाली तक कंप्लीट कर पाए। जी हां, मैं बहुत रियलिस्टिकली बता रहा हूं तुमको, और इसकी मदद से तुम एक्चुअली दिवाली तक एक बार अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और बाकी टाइम रिवीजन पे लगा पाओगे, ताकि तुम नीट बायोलॉजी में कम से कम बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ले आओ, चाहे कैसा भी पेपर है। और 340 प्लस मार्क्स लाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो 340 मार्क्स आप सिर्फ 40 मिनट में उन पेपर को सॉल्व करके लाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी सफिशिएंट, अगर मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, किसी से नहीं पढ़ रहा हूं, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? जवाब है यस फॉर 85% क्वेश्चन। ठीक है, 85% क्वेश्चन। जब तुम चाहे नीट 2025 का पेपर देखोगे, जब थोड़ी बायोलॉजी लेंदी आई, या तुम नीट 2024 का पेपर देखोगे, बायोलॉजी बहुत इजी थी, या नीट 2022 का पेपर देखोगे अगेन जहां पे बायोलॉजी लेंदी थी, तो आपको देखने को मिलेगा 85 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। तो अगर तुम्हारा टारगेट है कि मुझे 300 नंबर चाहिए, 310 नंबर चाहिए, तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर यू। बट क्या कट ऑफ बीट कर सकते हैं आप? कैन यू बीट कट ऑफ विथ एनसीईआरटी ओनली? जवाब है नहीं। कैन यू बीट कट ऑफ? जो आपका कॉम्पिटिटर है, क्या आप उसको हरा सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के? जवाब है नहीं। ठीक है, तो सर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत लेंदी लेक्चर देखना चाहिए? नहीं। आप समझो, आपको बायोलॉजी को 2 पार्ट में कैटेगराइज करना है। एक हो गया आपका रट्टाफिकेशन चैप्टर, जो याद करने वाला चैप्टर है। ठीक है, अच्छा सर ये रट्टाफिकेशन चैप्टर हो गया। ठीक, रट्टाफिकेशन चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या आपको पता है? जी बिल्कुल सर, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला आपका लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, और कॉकरोच और फ्रॉग भी मान सकते हैं। एनिमल टिश्यू आपको बाहर से पढ़ना है, तो यहां पे फिर हम बोल देते हैं कॉकरोच और फ्रॉग। ठीक है, और उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके जो क्लास 11th के हैं वो रट्टाफिकेशन चैप्टर मानेंगे। 12th में अगर हम बात करेंगे तो 12th में कौन कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे? 12th में आपका आ जाएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, और आपके इकोलॉजी के चैप्टर जो है वो आपके रट्टाफिकेशन चैप्टर्स में
आएंगे जहां पे आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 100% एनसीईआरटी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जितनी एनसीईआरटी लिखती है, जितने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ भी है वो सब आपको यहां से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा यहां पे न्यू प्लांट फैमिलीज को अवॉइड कीजिएगा, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, न्यू प्लांट फैमिलीज को आप अवॉइड कीजिएगा, इस पर सवाल नहीं आएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और हर बार बताता हूं कि न्यू प्लांट फैमिलीज से आपको नहीं पढ़ना है, उससे कोई भी सवाल नहीं आता। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना चाहिए? मान लो कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, तो क्या एनसीईआरटी मैं बार बार पढ़ूंगा? फिर एनसीईआरटी तो बहुत सब्जेक्टिव तरीके से दिया हुआ है, तो कैसे मैं पढ़ सकता हूं रट्टाफिकेशन चैप्टर को ताकि मेरे लिए इजी हो जाए? तो देखो, रट्टाफिकेशन चैप्टर में कोई कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी लाइन होती नहीं है जहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या जहां पे तुमको लगे अरे ये तो ऐसे दिया है, वही तो ऐसे दिया है, क्या हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो इन चैप्टर्स में आपको क्या करना होता है, इन चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है तो उस एनसीईआरटी पैराग्राफ का की नोट्स आप बना लो इन फॉर्म ऑफ टेबल, या तो टेबल के फॉर्म में बना लीजिए, अगर कोई चीज याद करने वाला वैसे है तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लो। ठीक है, बट ज्यादातर चीज तुम खास करके प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में देखोगे या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखोगे तो कंपैरेटिव टेबल के फॉर्म में आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज पे आपको फोकस करना होता है, दैट इज एग्जाम्पल्स। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स के नाम भी आपको रख लीजिएगा, तो आपके 90% रेक्टिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और आपको इसको रिकॉल से, एक बार में याद नहीं होगा, आपको इसको एक्टिव रिकॉल से कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कि मैं रोज सुबह उठ के कोई भी एक दो चैप्टर को बार बार देख रहा हूं, कम से कम 10-12 बार देखूंगा, तब जाके मेरा यहां पे सॉल्यूशन निकलेगा। देखो, नेमोनिक्स का इस्तेमाल लोग करते हैं, बट तभी फील गुड फैक्टर के लिए नेमोनिक्स अच्छा होता है, ऐसे नेमोनिक्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता आपके याद करने में। तुमको नेमोनिक्स याद करने के लिए अलग आफत आएगा। ठीक है, तो यूज योर ब्रेन, नेमोनिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दीज रट्टाफिकेशन चैप्टर्स। तो ये आपको रट्टाफिकेशन चैप्टर्स करने चाहिए। तो सिंपल है, आपने एनसीईआरटी किया, एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट नोट्स बना लिया अपने हिसाब से, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको लास्ट, इसमें ज्यादा नहीं, 15 ईयर्स की ही पीवाईक्यू टैग कर लो इसी नोट्स में अपने, जहां से सवाल आया था। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल से सवाल आते हैं या किस फॉर्मेट में सवाल आते हैं, वो मैं आप मतलब आप जब देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप 200 क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर दीज चैप्टर्स। मतलब लगभग 40 से 50% सिलेबस आप इस तरीके से इजी फॉर्म में कर सकते हैं। और यहां पे आप एक क्वेश्चन भी गलती करेंगे, मतलब यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। इन चैप्टर्स का बेस्ट पार्ट यह है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो यहां पे मेरा 100% एक्यूरेसी होता है और बहुत कम टाइम में होता है। तो दीज चैप्टर्स आर वेरी गुड फॉर योर नीट एग्जाम। ठीक है, अगर तुमको रट्टाफिकेशन चैप्टर में ऐसे पॉइंट वाइज नोट चाहिए तो मेरी एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज आप फॉलो कीजिए, और उस सीरीज की मदद से आपको अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक नोट्स हम क्लास में ही बनवा देंगे, जिसको आप बार बार देख के या पढ़ के लोरी की तरह सुन सकते हैं और आप दिमाग में उसको इवेंचुअली बिठा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को कैसे पढ़ें और कितना बाउंड्री बाहर जाना पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, ठीक है, तो कैसे पढ़े हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को, एंड हाउ डू वी नो कि एनसीईआरटी से कितना बाहर पढ़ना है? एनसीईआरटी से कितना बाहर पढ़ना है? ठीक, अब देखो होता क्या है यहां पे प्रॉब्लम,
मैं एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि आप लोग सब ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा, है ना? अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके हार्मोन्स के नाम होंगे, आपके हार्मोन्स के नाम होंगे एफएसएच, आपके हार्मोन्स के नाम होंगे एलएच, आपके हार्मोन के नाम होंगे ईस्ट्रोजन, आपके हार्मोन के नाम होंगे प्रोजेस्टेरोन, है ना, और रिलैक्सिन कॉर्टिसोल वगैरह, जो भी एसपीजी वगैरह, जो भी आप ये पढ़ते हो। रिलैक्सिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट नहीं, बट स्टिल आप पढ़ते हो, ठीक है। अब एनसीईआरटी जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करती है, क्या वो सफिशिएंट है? क्या उसके बियॉन्ड क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो, क्वेश्चन आएगा ईस्ट्रोजन पे ही, क्वेश्चन आएगा प्रोजेस्टेरोन पे ही, क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइकल म्यूकस बनाने के लिए। टेक्निकली एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, बट आपको पता है कि आप इसको वैसे कनेक्ट कर लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते थे लिपिस ग्रुप, प्रोजेस्ट्रेट आप पढ़ते थे आप, है ना, प्रोजेस्टेरोन जो तुम्हारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी था। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में क्या होता था कि सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता था। कैसे होता था? प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता था, राइट। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पे, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आपको बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती है कि मैं अब यहां पे इतना नहीं पढ़ लूं कि मैं मेडिकल कॉलेज इतना पढ़ लूं, ठीक है, और मैं इतना भी नहीं पढ़ूं कि मैं यहां फंस जाऊं। जैसे दूसरा एग्जांपल हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री तो एनसीईआरटी देती है तुम्हारे, बट क्या पेडिग्री एनालिसिस तुम सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के कर लोगे? फिर टॉपिक हो जाता है तुम्हारा जैसे डिजीज के ऊपर, है ना, या एंटीबॉडी के ऊपर, या इम्यूनिटी के ऊपर। तो क्या होता है, एनसीईआरटी एक दो लाइन लिखती है और हमको उसको ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो ये इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में आपको टीचर की मदद लगेगी, ठीक है। इन केसेस में आपको टॉपिक वाइज इसको अप्रोच जो होना चाहिए, दैट इज टॉपिक वाइज अप्रोच, है ना। जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, सबसे पहले उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि मतलब आपको क्या पढ़ना है या आपका स्कोप ऑफ सिलेबस में क्या है, ठीक है। अगर तुमको हर चैप्टर का स्कोप ऑफ सिलेबस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं एक चेकलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मेजर कर दिए चेकलिस्ट, मैं एक चेकलिस्ट बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, कि हाँ भाई जब आप कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखना, ये वाले पार्ट पे सवाल सॉल्व करना। जैसे जेनेटिक्स में तुम जेनेटिक न्यूमेरिकल्स पे सवाल सॉल्व करोगे, है ना, किस तरह के सवाल आते हैं, तो वो पूरी एक डिटेल 3-4 पेज की मैं चेकलिस्ट शेयर कर दूंगा, जिसके कारण आप एनसीईआरटी के बाएं दाएं जा सकते हैं और आपको एग्जैक्टली पता होगा इतना एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी एम्पलीफायर में हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को बड़े अच्छे से लाइन बाय लाइन सिस्टमैटिक तरीके से एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिसाइफर करके बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करके पढ़ने वाले हैं। तो टेक्निकली इन चैप्टर्स के लिए तो कम से कम एनसीईआरटी एम्पलीफायर आप लगाइए। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी एम्पलीफायर लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो भी हम नोट्स लिखवा रहे हैं, क्लास नोट्स, उसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी, 10%, ज्यादा नहीं होगी, 10% से 15% एक्स्ट्रा चीजें होंगी, ठीक है। इसके बाद यहां पे पीवाईक्यू होगा, इसके बाद यहां पे एग्जाम्पलर होगा, ठीक है, और यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस आउटसाइड एनसीईआरटी होंगे, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। और फिर यहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करना चाहिए हर टॉपिक के। जैसे मैंने जब टॉपिक वाइज पढ़ाने के लिए बोला तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बाद आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो, ठीक है। और एटलीस्ट इनके आप दोनों मिला के 400 प्लस क्वेश्चन करो। और यहां पे आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन करने हैं। कैसा सर? सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो करने हैं दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे घुमा के और बिना स्टेटमेंट, जो एनसीईआरटी के नहीं भी होते हैं, इस पे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपको करना है असर्शन रीजन क्वेश्चन, इस पे भी बहुत बच्चे फंसते हैं। फिर आपको करना है कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग के टेस्ट तुम देखोगे
जो हम लोग अपने रेसिडेंशियल कैंपस में कराते हैं, तो वहां पे तुमको देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराते हैं। जैसे तुम समझो कि मान लो कि जीन मैप का एक सवाल है, ठीक है, तो मैंने दे दिया कि ए बी का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 14% है, ठीक है, बी डी का मैंने दे दिया 34% है, ठीक है, और ए सी का मैंने दे दिया कुछ भी, मतलब मान लो कि ए सी का मैंने दे दिया 12% है, ठीक है, और सीक्वेंस बताने के लिए कहा ए बी सी और डी का। तो टेक्निकली लोग क्या समझते हैं कि अरे बी डी देखो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा को सबसे बाहर लिख दो, तो ये बी लिख दो, ये डी लिख दो। बट टेक्निकली बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे एक डेटा मिसिंग होता है, तो कभी ये सबसे बड़ा नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे बच्चे बिना देखे गलती कर देते हैं, या जहां पे बच्चों को ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करने आता, उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को हाईलाइट करना पड़ता है जहां पे आप गलती करते हैं। तो उसको आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में डाल दीजिए। और अब तो हम इतने टेस्ट कराते हैं अपने यहाँ, तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता है कि अच्छा बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को करेंगे। तो मैं ये बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, भले ही आप हमारा रट्टाफिकेशन चैप्टर ना करें एनसीईआरटी एम्पलीफायर से, बट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर मेरे साथ जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी एम्पलीफायर की शेड्यूल की बात करोगे, तो आपका इसका जो शेड्यूल है, ये 5 PM मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको मिलेगा, ठीक है। मंडे को मान लो अगर रट्टाफिकेशन चैप्टर आ रहा है, वेडनेसडे को आपका एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आ जाएगा, और फ्राइडे को भी आपका फिर से एक रट्टाफिकेशन चैप्टर, ठीक है। कोई भी चैप्टर 8 घंटे से बड़ा नहीं होगा। हम फालतू का एक ही बात 5 बार नहीं बोलते हैं। तो जो ये सारे लेक्चर्स हैं, ये वन शॉट आएंगे, बहुत डिटेल्ड होंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है। और इट विल बी इन लेस देन 8 to 10 आवर्स। जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर छोड़ के कोई ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो 8-10 घंटे से ज्यादा होगा। कुछ ऐसे लेक्चर्स होंगे जो 1.5 घंटे में भी खत्म होंगे, मतलब मरे से मरा। बहुत ज्यादा भी एक्सटेंड करोगे तो 150 to 200 आवर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। एंड इसके बाद आपको एक भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो कीजिए। साथ के साथ जैसा मैंने आपको बताया, हम उन चैप्टर्स के असर्शन रीजन क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी साथ के साथ अपलोड करते रहेंगे। और सबका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पर। और इसका पूरा शेड्यूल ही मिल जाएगा, कौन कौन से दिन कौन सा लेक्चर आएगा, ठीक है। हम क्लास 11 से शुरू कर रहे हैं, तो आपका फ्राइडे को लिविंग वर्ल्ड का मेरा लेक्चर आ जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर से जरूर फॉलो कर लेना और उसको बेल आइकन दबा देना, ताकि आप कोई क्लास मिस नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपकी बायोलॉजी में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। अगर बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको किताब चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए या Amazon पे चले जाइए। सिंपल है, क्यों मेरे वेबसाइट पे भी जाओगे, Amazon पे चले जाओ, Amazon खोलो, ठीक है, और Amazon पे डालो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक की किताब मेरी, जहां पे मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप डाल दीजिए बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेरी बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक की किताब मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी रिकॉल डालेंगे तो आपको एनसीईआरटी रिकॉल ही मिल जाएगा। बच्चे पूछते हैं कि सर बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक करनी चाहिए, एनसीईआरटी रिकॉल करनी चाहिए। देखो, एनसीईआरटी रिकॉल में हर एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है, एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो बहुत अच्छा है एनसीईआरटी रिवाइज करने के लिए। बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज अच्छे क्वेश्चन हर तरह के, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, वो दिए हुए हैं। प्लस आपको हर टॉपिक के बाद एक एग्जाम ड्रिल भी दिया हुआ है जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होता है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा किताब सॉल्व करना चाहते हैं। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर डालो अगर आपको टॉपिक वाइज चेकलिस्ट चाहिए, तो आप चेकलिस्ट करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और अगर आप एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज करने वाले हैं तो अपनी अटेंडेंस भी
कमेंट सेक्शन में जरूर लगा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।